नमस्कार, मैं अनुज जौहरी। और दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अकरम, और इनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। और न्यू बर्थ फाउंडेशन में आज हम हैं। न्यू बर्थ फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है जो उन व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। और मोहम्मद अकरम हमारी इस संस्था के साथ मिलकर जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं उनके लिए काम करते हैं। और इनका एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स के साथ इन्होंने 24 साल तक काम किया है। MSW हैं साहब, और PG डिप्लोमा काउंसलिंग गाइडेंस की इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इनके पास MBA HR भी है, और ये फाउंडर हैं हैप्पी माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन के। और इनकी पूरी टीम मिलकर पूरे भारत में कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाती है जहाँ भी दिमाग की उलझनें होती हैं, परेशानी होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर इनकी टीम काम करती है। तो आप एक बहुत ही होनहार काबिल इंसान हैं, और इससे भी बेहतर बात यह है कि बहुत ही रुचि रखते हैं ऐसे बच्चों को ठीक करने में जो नशे में फंस जाते हैं। और अपना ये इस काम को इसलिए नहीं करते हैं कि इनका ये काम है, इसलिए करते हैं कि इनकी जिम्मेदारी ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बांधी गई है, इसलिए इस काम को करते हैं। क्योंकि मेरी इनसे पर्सनल बात हुई है तो बहुत ही एक ख़ास व्यक्तित्व है इनका। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आज आप काम करते हैं, और क्या आपके अनुभव हैं जब ऐसे बच्चे जो नशा करते हैं जब आपके सामने आते हैं तो आप पर क्या बीतती है, और क्या ऐसा उन्हें आप देते हैं कि आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, एक समाज में बदलाव आएगा। तो स्वागत है हमारे चैनल पर मोहम्मद अकरम का। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। और हम आज न्यू बर्थ फाउंडेशन में सर, और खुशनसीब है कि आप हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे प्लीज़ अपने थैंक यू, तो अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपने मुझे इस फाउंडेशन में आपने बुलाया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। कोई नहीं, इसको वो हो जाएगा ना, आगे जाके हम वो कर लेंगे उसको, ठीक है, ओके फाइन। सो मेरा नाम अकरम है। जैसे सर ने बताया, सर ने काफ़ी तारीफ़ की कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, बट सर ये छोटी सी पहल है, शायद हम सबको करनी चाहिए। हम सब ईश्वर के प्रति ज़िम्मेदार हैं और अच्छाइयों के प्रति ज़िम्मेदार हैं। और मैं अनुज जी का भी बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि सर का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और लोगों को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है, मैं इनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए ट्रेनर रह चुका हूँ 20 साल, और उस ट्रेनिंग के दौरान, उस काउंसलिंग के दौरान जो मैं नए रिक्रूट्स की करता था, वहाँ पे मुझे इस चीज़ से प्यार हो गया। मुझे लोगों से बात करना पसंद है, उनसे कम्युनिकेट करना पसंद है। और मैंने देखा कि जब ईश्वर ने मुझे ये चीज़ दी है, ये कम्युनिकेशन की स्किल दी है, तो मैंने इसको और बेहतर बनाने के लिए अपनी आगे की एजुकेशन की, जिसमें मैंने मास्टर इन सोशल वर्क साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के लिए किया। साथ में मैंने PG डिप्लोमा गाइडेंस इन काउंसलिंग किया। साथ में मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA अपना कंप्लीट किया। और अपने रिटायरमेंट के बाद सर मैंने एक फाउंडेशन ग्रो किया, वो है हैप्पी माइंड साइकोलॉजिकल केयर। और इसमें हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं और कुछ डॉक्टर्स भी हैं। और हम ये अभी मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी और लुधियाना में सर्व कर रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश में या इस पृथ्वी पे हमसे जो भी लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनके अंदर कभी भी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो तो हम उनको सेवा कर पाए, उनको हेल्प कर पाए। मैंने रिहैब सेंटर्स को इसलिए खास चुना बिकॉज इसके स्पेशलाइजेशन मेरे में पहले से ही था। बिकॉज एयरफोर्स के दौरान मुझे कई सारे अपने एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स में वर्क करने का मौका मिला, जहाँ मैंने देखा कि नशा सिर्फ अपने साथ गलतियां नहीं लेके आता है, अपने साथ बहुत सारी अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी लेके आता है। और अगर हम उस चीज़ों को बारीकी से ना पकड़ें, ना देखें, तो वो आगे जाके एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है। तो इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो नशे के साथ आता है, हम उसके लिए ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं सर। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जैसा मान लीजिए कि ओवर थिंकिंग हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, कई सारे पैनिक अटैक्स हो गए, इंसोम्निया, नींद की समस्याएं हो जाती है, ब्रेन में वीकनेस हो जाती है, और यहाँ तक कि नशे की आदत अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो सीजर अटैक और स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस तो आप जैसे लोग बहुत अच्छी फैला रहे हैं कि नशा किस तरीके से हमें बंद करना है, लोगों को हिम्मत देनी है, कॉन्फिडेंस देना है, बट हमें अब इस चीज़ पे भी वर्क करना होगा कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी उसके बराबर ही जिम्मेदार हैं। तो इनको ठीक करने के लिए सर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी टेक्निक्स हैं, हम CBT थेरेपी, DEPT थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी और बहुत सारी एक्सपोजर थेरेपीज़ भी कराते हैं, जिसके साथ लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, माइंड में मजबूती आती है, माइंड की वीकनेस
नशे की वजह से जो ब्रेन में वीकनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं हम उसको एक प्रॉपर डाइट देके थोड़ा मजबूती की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं सर, जिसमें हम ऑनलाइन सेशंस करते हैं और हमारा हैप्पी माइंड के जो विजिटर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, आज आपकी दुआ और ईश्वर की कृपा से पूरे विश्व से हमें क्लाइंट आ रहे हैं। हमारे क्लाइंट जो हैं आज ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतर, दुबई, सऊदी, यहाँ से भी हमारे क्लाइंट्स रहते हैं। तो मुझे आपसे जुड़कर बहुत खुशी है सर, और मैं चाहता हूँ कि अकरम साहब एक बात बताएं कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं, जो उनका पहला महीना होता है, जब वो डिटॉक्सिफिकेशन की स्टेज में होते हैं, जब विड्रॉल्स में होते हैं, तो हमें उन किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए एज ए साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के तौर पर? हमको क्या थेरेपी आप सजेस्ट करेंगे, या क्या फैमिली को कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों का यूज़ करें और क्या ना करें? कुछ ऐसा। सबसे पहला सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसमें साथ साथ फैमिली की काउंसलिंग भी स्टार्ट करें। बिकॉज एक फैमिली को शायद नहीं पता होता है, या उनकी एजुकेशन कम की वजह से, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि उनका सपोर्ट, उनके जो व्यक्ति, जो रिलेशन, जो आज इस नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं या कहीं भी अपना इलाज कराते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर। जिस तरीके से आप पहले महीने में उनको सर डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी कराते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है सर, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसे डिटॉक्सीफाई करना हमारा पहला कदम होता है, जो आप बखूबी निभा रहे हैं सर, बखूबी निभा रहे हैं। और उस डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हमें साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की थेरेपी बराबर करानी चाहिए। बिकॉज उनका माइंड एक वीकनेस की तरफ जा चुका होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ स्टीम, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन्हें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहे होते हैं। तो इसमें आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ अगर आप काउंसलिंग थेरेपी साथ में रखते हैं, साथ में फैमिली को भी अलाउ करते हैं या उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, तो सर बहुत ही बेहतर रिजल्ट आते हैं। और इस काउंसलिंग के दौरान अगर हम देखें, उनको सिर्फ समझाना ही ज़रूरी नहीं है, उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर वो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निभाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उन्हें एक बेहतर व्यक्ति बनने से, उन्हें एक अच्छा समाज बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सर। बहुत ही एक्सलेंट। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसे हम जब नशा मुक्ति में काम करते हैं, तो हर धर्म का व्यक्ति हमारे से जुड़ता है, क्योंकि देखिए बीमारी तो ये नहीं देखती कि व्यक्ति धर्म क्या है, या उसके पास अमीरी गरीबी कितनी है, या वो कहाँ से आता है। तो जब इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी नशा मुक्ति में आते हैं या आपके पास आते हैं, तो क्या आपको कभी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि कोई भेदभाव, या व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं यहाँ पर मुझे अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह का कोई वाकया आता हो सामने? जी, चैलेंजेस तो अक्सर आते हैं ऐसी चीज़ों के, मगर हमें लोगों को ये समझाना होता है कि ये जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, ये दिमाग दिया है, ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसका महत्व समझना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कोई धर्म इस चीज़ को नहीं झुठला सकता कि हम सब ईश्वर की देन हैं और ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो हम इस तरीके के जो केसेस होते हैं, अक्सर चैलेंजेस आते हैं, तो उनको अगेन हम इस तरीके से काउंसल करते हैं, इस तरीके से समझाते हैं कि ये भेदभाव या कोई उलझन इस तरीके की हो, वो क्लियर की जा सके। इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है सर, ये एक व्यक्तित्व का रोल है। नशे में किसी भी धर्म का व्यक्ति पड़ सकता है, राइट। और इसको ठीक होने का जो माध्यम है वो यही तरीका है कि या तो आप नशा मुक्ति केंद्र करें या अपनी काउंसलिंग प्रॉपर करें। और यहाँ पे आने के बाद जब हम उनको सिखाते हैं कि आपको मिल के कैसे रहना है, तो ये भी एक थेरेपी का पार्ट होता है। ये भी एक थेरेपी का पार्ट होता है कि मिल के कैसे रखना है, सम्मान कैसे करना है एक दूसरे धर्म का। क्योंकि नशा किसी धर्म को देखकर या सोचकर नहीं किया जाता, ये अपने सेल्फ पावर, सेल्फ एन्जॉयमेंट, इस चीज़ के लिए किया जाता है सर। तो इस तरीके से हम उनको काउंसिल करते हैं और चैलेंजेस आते हैं, पर चैलेंजेस को जीतना ही हम सिखाते हैं सर। सर आमतौर पर ये देखा जाता है कि जितने भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं, तो उनको लगता है कि यार नशा मुक्ति की फील्ड में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जो भी लोग MSW पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर ये कोशिश नहीं करते हैं कि मुझे नशा मुक्ति की फील्ड में जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे चैलेंज है इस फील्ड में और बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानी हैं, तो ये लोग गंदे होते हैं, बड़े ख़राब से होते हैं, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना, पता नहीं क्या होगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे खतरा हो सकता है, डर लगता है? नहीं सर, मैं आपको अगेन यही चीज़ बोलूँगा कि हम सब इंसान बराबर हैं सर। हम सब गलतियों के पुतले हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई हैं तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं, पर कुछ गलतियां हम भी कर रहे होते हैं अपने बैकग्राउंड में। तो हमें सब एक बराबर हैं सर। और मुझे लोगों से मिलना, उनसे प्यार करना, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना,
मुझे मुझे बहुत आनंद करता है सर। और मैं सच बताऊं तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी करती है, और मैं कई सारे कामों को छोड़ के आपके पास आया हूं या मैं ऐसे सेंटर्स में जाता हूं, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत मुझे आनंदित करती है सर। मैं इसमें काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ, और उन यंगस्टर्स को भी बताना चाहूँगा जो डिग्रियाँ तो ज़रूर कर रहे हैं मगर वो इस चीज़ में आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझना होगा कि मानवता से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है सर। सर मेरा एक सवाल और है कि आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल जो ड्रग एडिक्ट हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्या कोई ऐसा रीज़न कारण आपके पास है कि लड़कियां बहुत तेज़ी से नशे में फंसती जा रही हैं? इसके लिए क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं एक लेडीज़ के सेंटर में भी गया था, मैंने वहाँ ये चीज़ देखी और नोटिस की कि सोशल फ्रीडम जब से आई है सर, जब से ये सोशल मीडिया का नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल उसके जो अगर हम नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ये एक ज़रूर आता है। सोशल फैक्टर्स में हम जो सोशल फैक्टर आज से 10 साल पहले बात किया करते थे, शायद उसमें दोस्ती यारी की बात आती थी, पर आज जिस सोशल फैक्टर की हम बात करते हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है सर। सोशल मीडिया की वजह से आप अगर गलत राह में जा रहे हो तो कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। संस्कृति, संस्कार और अपने जो बदलाव हमारे समाज में हो रहे हैं, जैसे हम पहले एक कुंब में रहते थे, अभी हम अलग अलग रहते हैं, क्या इसका भी कोई रोल हो सकता है कि हमारे संस्कृति? हाँ, डेफिनेटली होता है। संस्कृति संस्कार से जुड़े रहने पर अक्सर ये देखा गया है, अगर आप छोटे छोटे शहरों में जाएं या छोटे छोटे कस्बों में जाएं जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हैं, वहाँ ऐसे मामले और तरीके और ये प्रॉब्लम्स बहुत कम पाई जाती हैं। तो सर संस्कृति और संस्कार का एक बहुत ही बहुमूल्य मेरे ख्याल से एक फैक्टर है, ये रोल है जो हमें 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 अपनाना चाहिए और जिससे हम बच सकते हैं एटलीस्ट, बिकॉज संस्कृति संस्कार कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस देती हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस पॉजिटिव हैं सर। क्या आपको लगता है आप 20 साल से 24 साल से इस फील्ड में हैं, तो जो ड्रग एडिक्शन के लोग हैं या जो इनका बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, क्या उसमें एज साइज कम हुआ है? पहले लोग 20 साल में बिगड़ते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, क्या वो अब कम हुआ है, एज 15-10 और हुआ है, कुछ ऐसा? डेफिनेटली सर, मैं इसमें अगेन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल मानूंगा अगेन, और डेफिनेटली हुआ है। मुझे कई जगह तो 15-15 साल के बच्चे भी मिले हैं जो इस नशे की लत में 2 साल से 3 साल से थे, यानी जब वो 12-13 साल के हुए तब से इस नशे में थे। इसमें एजुकेशन की कमी आज भी रही है हमारे समाज में सर। तो इस एजुकेशन को बढ़ाना, सोशल मीडिया के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स बताना, इसमें पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करना, और सामाजिक तौर पे हमें ऐसे ताने बाने बनाने हैं कि छोटे छोटे कस्बे जहाँ पे इस चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे हमें और गवर्नमेंट को मिलकर ये सभी लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो बच्चे बच सकें, उनको शिक्षा की ओर लेके जाया जा सके, और नशे के क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या नेगेटिविटीज़ वो फ्यूचर में फेस करेंगे, वो सब पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर मैं लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो नशे में फंस गए हैं या फंस सकते हैं? देखिए, मेरा हर जगह यही एक सवाल ऐसा है जो मैं बिल्कुल रिप्लाई करना चाहूँगा, बिकॉज मैं हर इंटरव्यूज़ में हर जगह जाता हूँ तो यही रिप्लाई करता हूँ कि नशा अगर हो भी जाए, अगर आप गलती से कर भी लिए हैं तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम पहले नेगेटिव थे, बस अभी हम पॉजिटिव होना है। जर्नी सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की है। जिस दिन आप पॉजिटिव आ गए, इसके सारे विकारों को समझ गए, सारी प्रॉब्लम को समझ गए, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ना आप दोबारा नशे में आएंगे और लोगों को और बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। तो जर्नी जो है सर, डरने की ज़रूरत नहीं है नशे से। और जो बच्चे इस लत में पड़ चुके हैं उन्हें आप जैसे लोग सर, आप जैसे जौहरी लोग, मैं कहना चाहूँगा जो आप लोग काम कर रहे हैं, इट्स रियली कमेंडेबल सर, इट्स रियली अप्रिशिएबल। और बस ऐसे लोगों से मिले। न्यू बर्थ फाउंडेशन में जैसे यहाँ जो फाउंडर हैं सर, ये बहुत ही यंग हैं, बहुत ही मतलब अभी बहुत ही यंग हैं, और नशा मुक्ति में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, न्यू बर्थ के लिए या कृष्णा या इन टीम के लिए सुहेब, संदीप, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं जब से इनसे जुड़ा हूँ, मैं इनका जो व्यक्तित्व और इनका जो वर्क देख रहा हूँ रियली अप्रिशिएबल है, और मैं कमेंडेबल बोलूँगा सुहेब को और कृष्णा जी को। और ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं सर, हाँ, तो एक्चुअली कृष्णा जी और इन सब ने ही मुझे ढूंढ के मैसेज किया कि सर आप आइए और हमसे जुड़िए ताकि हमारे लोगों को यहाँ पे एक सही राह मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो उनका ये खोजना ही काफ़ी है सर कि अच्छाई की तरफ वो कितना अच्छा बेहतर वर्क कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी, एंड थैंक यू अनुज जी कि आपने मुझे बुलाया और इस चीज़ के लिए मुझे प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो खास लोग होते हैं वो खास संदेश देते हैं, खास मुख से खास बातें,
और आपको भी खास बना सकती हैं, मेरा ये अनुभव है। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर अकरम। हम इन्हें डॉक्टर ही कहेंगे क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनका है, जो इनकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन है, सही में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं और इनको डॉक्टर बनाते हैं। और सही में हमारी नज़र में तो ये डॉक्टर हैं। डिग्री एक कागज़ है, मुझे लगता है कि एक कागज़ का पन्ना है, लेकिन एक अनुभव की बात करें और इन भावनाओं की बात करें, रुचि और रुझान की बात करें, और जितने भी लोग नशा करते हैं ये अपने आप को मतलब एक धर्म से, एक जाति से, एक पहचान से ऊपर उठा के इंसानियत के लिए काम करते हैं, उन मानव के लिए काम करते हैं। देखिए, मैं भी ये कहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं वो अपना मानव अधिकार नहीं खोते हैं, तो वो वापसी कर सकते हैं। उन्हें सज़ा की नहीं, प्यार की ज़रूरत है, ये कहना है यूनाइटेड नेशन का। तो आज अकरम जी हमारे साथ रहे, इनका बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूबर्थ फाउंडेशन जो हमारी सामाजिक संस्था है, जो हम यहाँ पर उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो नशा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम इस इंटरव्यू का नंबर डाल देंगे और अपने नंबर भी डाल देंगे, अकरम जी का भी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको